नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 106वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस अवसर पर देहरादून के पटेल नगर के छठ पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करने के साथ ही खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आदिवासी योद्धाओं को भी याद किया। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी की शिक्षा को प्राथमिकता से रखा है। चाहे नई शिक्षा नीति लाना हो, चाहे बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के अंदर यह अभियान चलाना हो, उनकी प्राथमिकता में हमेशा से शिक्षा भी रही है, हमारी बेटियां भी रही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर अनेकों विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और प्राथमिकता उनको दे रहे हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे हमारा ब्रह्मपुरी क्षेत्र है, निश्चित रूप से यहाँ विकास की आवश्यकता है और जो हमारी अनुसूचित बस्तियां हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहाँ पर आज शिक्षा की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है और जो समाज का अंतिम छोर है, समाज के अंतिम छोर में सरकार पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे, ये हमारी भी प्राथमिकता है। इसलिए निश्चित रूप से मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज मन की बात का कार्यक्रम सुनने का आप सबके बीच में अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सबका आभारी हूं, बड़ी संख्या में आप आए हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले 9 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों विकास के काम हुए हैं। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए। अभी आप देख रहे थे कि आजादी का अमृत महोत्सव, जो अमृत कलश यात्रा दिल्ली में जिसका समापन होगा, जो पूरे देश के 7,500 ब्लॉकों से जाने वाली पावन मिट्टी वहां पहुंचेगी और उसके बाद इस अमृत महोत्सव का समापन होगा, जो लंबे समय तक चलने वाला आयोजन था, महोत्सव था। और उस महोत्सव में हमने देश के अंदर जितनी हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जितने हम आगे बढ़े हैं और इस उपलब्धियों में जो सम्मिलित रहे हैं, कुछ के नाम आए, कुछ के नहीं आ पाए। आजादी की जो लड़ाई, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के पश्चात हम सबको आजादी मिली। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोटद्वार आनंद विहार टर्मिनल के बीच शनिवार से नई एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर आयोजित हुए एक कार्यक्रम के दौरान एक और जहां इस एक्सप्रेस ट्रेन को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण गढ़वाल, सांसद तीर्थन सिंह रावत ने हरी झंडी दी, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से वर्चुअली रूप से कार्यक्रम में जुड़े राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी देकर इसको रवाना किया। इस दौरान सभी ने इस एक्सप्रेस ट्रेन को गढ़वाल के लिए बड़ी सौगात करार देते हुए कहा कि इसका फायदा गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के साथ ही आम आदमी को मिलेगा। आज बहुत खुशी की बात है कि जो मूल मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी गति शक्ति की बात करते हैं, उसी शक्ति को, उसी संकल्प को आज पूरा करते हुए एक और सौगात कोटद्वार को मिली है। कोटद्वार से दिल्ली और दिल्ली से कोटद्वार बहुत बढ़िया टाइम के साथ भी है, लोगों को उसका फ़ायदा होगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मिल करके प्रयास किया है और वो सफलता आज हमको मिली है, उस अंजाम तक हम पहुँचे हैं। ये पूरे गढ़वाल को इसका लाभ मिलेगा।
क्योंकि गढ़वाल के लोग जो फौजी हैं, आर्मी पर्सन हैं, अपने अन्य कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, दिल्ली से होते हुए कई अन्य स्टेशनों की ओर स्टेट की तरफ जाता है। तो समय भी ऐसा है कि वो जब आएगा पहाड़ से तो अपना पूरा समय बिता करके 10 बजे फिर बैठेगा, और सुबह का टाइम इतना बढ़िया है कि वो फिर आगे बढ़ सकता है, और ऐसे आने का भी है। मैं कोटद्वार की जनता को बधाई देता हूँ। ये बहुत समय से मांग थी, हम लोग भी इसके बारे में बहुत बातें सुनते थे कि वह रेल कनेक्टिविटी नहीं है, दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, और रात को, और ये टाइम जो पहले थी वो उतना सूटेबल नहीं थी। हमने भी पत्र लिखे, लेकिन सभी हमारे सांसदों ने, विधानसभा अध्यक्ष ने और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी को विशेष रूप से इसका श्रेय। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत सहित कांग्रेस नेताओं पर सीबीआई जांच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अल्मोड़ा पहुंचकर करण माहरा ने कहा कि देश में 2 तरह की सीबीआई जांच हो रही है। पहली सीबीआई जांच उन नेताओं की हो रही है जिनसे बीजेपी सरकार को खतरा हो रहा है, और दूसरी जांच कोर्ट के माध्यम से हो रही है जिसमें बीजेपी सरकार कटघरे में खड़ी है। पूरे देश में केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई और ईडी इस तरह की जांच कर रही है। दूसरे मामलों में कोर्ट मामले का खुद संज्ञान लेकर बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच की आदेश दे रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ कटाना, हरिद्वार में पार्किंग मामला और हॉर्टिकल्चर में घोटाले, हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए हैं। देखिए, 2 किस्म की सीबीआई जांच चल रही है इस समय। एक वो जो विपक्ष के नेता हैं जिनसे बीजेपी को खतरा है, उनको परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी सीबीआई की जांच हो रही है जो कोर्ट के आदेश पे हो रही है। तो इस समय बड़ा बढ़िया T20 चल रहा है। एक तरफ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई काम कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट से सीबीआई की जांच के आदेश कर रही है, जो 3 केसेस सीरीज में इसी प्रदेश में हो गए। पहला हुआ था कॉर्बेट नेशनल पार्क के पेड़ों के कटान को लेकर जो बीजेपी की सरकार में हुआ, दूसरा हरिद्वार में पार्किंग को लेकर एक सीबीआई जांच की आदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेके किया है, तीसरा हॉर्टिकल्चर में जो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें एक बीजेपी के विधायक का नाम भी इंगित किया जा रहा है, उनके भाई को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये 3 जो सीबीआई की जांच हो रही है हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है, और बाकी जिन लोगों के, चाहे वो रावत जी हैं चाहे अन्य लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बीजेपी को परेशान करते हैं, बीजेपी के खिलाफ मुखर हैं, और इनको केंद्र सरकार के दबाव में जो है सीबीआई की जांच के घेरे में लिया जा रहा है, और ये पूरे देश में चल रहा है, केवल उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम उद्यान घोटाले में आने के बाद राज्य की राजनीति में घमासान मच गया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अब बीजेपी विधायक के घपले की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने पूरे घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है, और आदेश की कॉपी में प्रमोद नैनवाल के नाम का जिक्र है। घोटाले में विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके नाम आने पर उत्तराखंड में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने विधायक और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी भी अपने विधायक से जवाब तलब किया है। अपना नाम इस घोटाले में आने के बाद प्रमोद नैनवाल ने कहा कि उद्यान विभाग की एक योजना के अनुसार सेब के पेड़ों में 50 की सब्सिडी सरकार की ओर से दी गई थी, जिसके आधार पर उनके भाई सतीश नैनवाल ने 2400 पेड़ लगाए थे। हालांकि जिस याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में शिकायत की है, उनके अनुसार विधायक के पास तो इतनी जमीन है ही नहीं जिसमें इतनी संख्या में पेड़ लगाए जा सकते हैं। एक आदेश आया और उसमें साफ तौर से एक विधायक के भाई का नाम आया। उसके बाद कई तरह की राजनीति हुई। आपके क्षेत्र से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी तमाम तरह के आरोप लगाए। आपका इन आरोपों पर क्या कुछ कहना है, और कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी की है उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने देखा कि कुछ इसमें कल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में कुछ समाचार चल रहा था, तो मैं बड़ा शॉक्ड हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरा जीवन पलायन रोको पहाड़ बचाओ आंदोलन से चला है और उसी से मैं यहाँ तक बढ़ के आया हूँ। तो मैं चूंकि आज मैंने जब ये मीडिया में देखा तो मैं अपना पक्ष रखने के लिए आपके बीच में आया भी हूँ। ये जो पूरा मामला है, ये बीकाहाट ब्लॉक में
जो चूनी गांव है वहाँ पर कुछ बंजर ज़मीनें थी संयुक्त रूप से हमारे गांव वालों की, लगभग 100 नाली की ज़मीन टोटल सबकी मिला के है। तो उनका एक प्रगतिशील किसान समिति है, वो 2-2.5 साल पहले उन्होंने उसका गठन किया था और वो अपना उस बंजर खेत को आबाद करके उसमें संयुक्त रूप से उसमें बागवानी करना और कृषि करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई। तो इसमें इसी साल जनवरी में तो उद्यान विभाग पर एक योजना चली थी, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना करके, तो उसमें पौधों को 50% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा था। उसमें कोई किसी प्रकार की घेरबाड़ की कोई सब्सिडी नहीं थी कि कोई और अन्य सुविधाएं थी वो नहीं थी, केवल पेड़ों पर 50% की सब्सिडी। तो जो किसान समिति है और उसमें छोटा भाई भी है, इन्होंने आवेदन किया कि साहब 50% जो नियमानुसार, क्योंकि जब पेड़ लग जाएंगे तो सरकार ने जो इनके जो सप्लायर थे उनसे बॉन्ड बनाए थे कि 2 साल बाद उसके पैसे किसान देंगे। तो हमने भी उसमें सहमति दी, तो 2 साल बाद हमने उसके बाकी पैसे देने थे। तो 2400 पेड़ हमको दिए गए और 2400 पेड़ आज भी सुरक्षित है। उसमें कोई जाएं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ वहाँ जाएं, उसको देखें और हमको देख करके पूरे क्षेत्र के लगभग तमाम जितने भी किसान हैं, जितने भी युवा हैं, वो प्रेरित हुए हैं। बहुत से लोगों ने बगीचे लगाने का प्रयास किया है। जहाँ पूरे पहाड़ की ज़मीनें बिक रही हैं, औने पौने दामों में उनको लोग बेच रहे हैं, तो हमने प्रेरित किया, लोगों को समझाया बुझाया कि इन ज़मीनों को मत बेचो। हमारा जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, तो लोगों ने हमारी बात पे ध्यान दिया और क्षेत्र में लगभग 58 से ज़्यादा किसानों ने उस पूरी योजना का उस क्षेत्र में लाभ उठाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी के उपनेता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक बेहड़ ने कहा कि कांग्रेस के झंडे में उनका डंडा मजबूती के साथ लगेगा और पार्टी मजबूत होगी। विधायक तिलकराज बेहड़ ने आरोप लगाया कि संगठन द्वारा अपनी ही पार्टी के विधायकों और जनप्रतिनिधियों से दूरी बनाई जा रही है, जो किसी दृष्टि से पार्टी हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा घोषित की गई कार्यकारिणी में उनसे कोई राय नहीं ली गई और बीते दिनों शराब पीकर उनके परिवार के साथ अभद्रता करने वाले लोगों को भी जिला कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया है। नाम से शहीद भगत सिंह के नाम से जो डिग्री कॉलेज है उसका छात्र संघ का चुनाव है। अभी तक तो इनकी टीम जो बनाई गई है, ये पहले कभी किसी को लड़ाती रही, कभी एबीपी को लड़ाती रही, कभी किसी को लड़ाती रही, कभी छात्र संघ के नाम पर एनएसयूआई को तो कभी लड़ाया नहीं इन लोगों ने। पर कहते हैं हम लड़ाते थे, तो अब देखता हूँ मैं इस बार अगर छात्र संघ का अध्यक्ष रुद्रपुर में एनएसयूआई का बनता है तो निश्चित रूप से फिर जिलाध्यक्ष भी उसके बधाई के पात्र होंगे और हमारे उपनेता भी इसके लिए बधाई के पात्र होंगे। मैं तो उपनेता जी को निवेदन करूंगा कि वो रुद्रपुर आके अपना पड़ाव डाल दें और डिग्री कॉलेज का चुनाव जो है, जो एनएसयूआई का उन्होंने अपने अध्यक्ष का चयन कराया है, उसको आके यहाँ सफलता दिलाएं। बैठ के रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष का एनएसयूआई का जीते, जो बहुत समय पहले नहीं जीता है, बहुत समय से। तो मेरी तो शुभकामनाएं, और अगर मेरी मदद मांगेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। मैं तो हमेशा डिग्री कॉलेज में जो भी पार्टी का लड़ता रहा उसके साथ खड़ा रहा। मैं तो कभी दूसरे के साथ गया नहीं, चाहे हारे या जीते हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे चुनाव भी जितवाए। तो अब इन लोगों के सामने ये चुनौती है और मेरी अगर सहायता देंगे तो मैं इनके साथ बिल्कुल इनकी मदद करूंगा। रुद्रपुर में छात्र संघ का एनएसयूआई का अध्यक्ष होना चाहिए, ये हमारे लिए चुनौती है। और खासकर जिन लोगों ने हमारे एनएसयूआई की टीम को बनाया उनके लिए ज़्यादा चुनौती है। तो उनके साथ मैं भी पीछे खड़ा हूँ, उनके आए करें, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। और पहला ही चुनाव आ गया है, अभी तो लोकसभा, कोऑपरेटिव, नगर पालिका सब बाद में है। सबसे पहले चुनाव कांग्रेस के झंडे में सफ़ेद भी होता है, केसरिया भी होता है, हरा भी होता है नहीं है, पंजाबी होता है। तो डंडा उसमें तिलकराज बेहड़ का होगा झंडे के अंदर। और जब मजबूत डंडा होगा तो कांग्रेस और मजबूत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर अब कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि अकेले उद्यान निदेशक HC बवेजा जिन्हें सस्पेंड किया जा चुका है, उनके अकेले के बलबूते पर यह पूरा का पूरा घोटाला नहीं किया गया है।
इसमें जरूर कोई बड़ा मगरमच्छ है। कांग्रेस का कहना है कि अब सीबीआई जांच हो रही है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जरूर प्रधानमंत्री भी शामिल है और कांग्रेस हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करती है कि उसने मामले का संज्ञान लिया और सीबीआई जांच के आदेश दिए। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट जो है इसका संज्ञान ले चुका था और उसके बाद एसआईटी गठित हुई, उसका भी कोई नतीजा निकला। अब सीबीआई जांच के निर्देश माननीय हाईकोर्ट ने किए और जो उद्यान मंत्री हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता इसमें जरूर है, क्योंकि अकेले उद्यान निदेशक अपने बलबूते इतने बड़े घपले को जो है अंजाम नहीं दे सकते थे। और इसमें जब जांच होगी सीबीआई की तो आप पूरे सरकार के हाथ इस दलाली में काले पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पुरोला से बीजेपी विधायक हैं दुर्गेश्वर लाल, वो बड़ा महिमा मंडन कर रहे हैं सरकार का कि एचएस बबीजा के खिलाफ कार्रवाई की, वो अधिकारी भ्रष्ट था, सड़क गिरे, सूखे पौधे भेज दिए। अब सरकार उनकी है, एक अधिकारी के ऊपर ठीकरा फोड़ना, उसी को ही बुरा भला बताना, मंत्री के खिलाफ, जिले के उद्यान के अधिकारियों के खिलाफ वो क्यों कुछ नहीं बोलते? देखिए, उद्यान विभाग में जो घोटाले और घपलों की एक लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से उद्यान विभाग के घोटालों की जांच की मांग कर रही थी। हम सीबीआई जांच की मांग लगातार सरकार से बोल रहे थे, लेकिन सरकार जो है लगातार जो है वहां पर लिपापोती करने का प्रयास कर रही थी। अब माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही वहां पर एसआईटी की जांच हुई थी, दबाव में सरकार ने जांच बिठाई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा आज तक नहीं आया। अब माननीय हाईकोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अब इस प्रकरण में सीबीआई जांच के निर्देश दिए और आप देखिए भाजपाइयों के ही खुलासे हो रहे हैं कि वो जो है उद्यान विभाग के घोटाले में सम्मिलित हैं। जो एक ही दिन में जो है वर्क ऑर्डर कटता है और उसी दिन जो है जम्मू कश्मीर से जो है पौध यहाँ पर आ जाती है, पॉली हाउस में भी तमाम बड़े बड़े घपले वहाँ पर हैं। तो इसमें कोई ना कोई बड़ा मगरमच्छ, बड़ी फेरिस्त है जिसके संरक्षण में। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। दिनेशपुर में खस्ताहाल सड़क को लेकर आज पांचवी बार आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। जायज मांग ठहराते हुए कांग्रेस के लोगों ने भी धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि 2017 में दिनेशपुर वाया मटकोटा गदरपुर मार्ग तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लगभग 75 करोड़ से बनवाया था। सड़क की हालत खस्ताहाल में है, जिसका पुनर्निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने लगातार पांचवी बार 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। साढ़े 4 साल हो गए हैं और संसद ने इन 4.5 सालों में केवल और केवल 24% निधि खर्च कर पाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे सांसद कितने विकास पुरुष हैं और न जाने कितना विकास काम कर दिया है। बड़े शर्म की बात है कि इस सरकार ने इस सड़क के, लोग कहते नहीं है मौत की सड़क है, और ये जो सरकार है ये तमाशा देख रही है। और ये सरकार इतनी उदासीन है कि मौत जब सड़क हो जाती है, सड़क पर मौत हो जाती है तो देखने तक नहीं आती। तो बड़ी विडम्बना है कि इस सड़क को लेकर ना जाने कितनी बार संघर्ष कर चुके हैं, कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं, कितने बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन ये सरकार के कानों में जूं तक नहीं रखी है। और आने वाले समय में सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को ये समझ लें कि हमारी कुर्सी जानी तय है, क्योंकि जो स्थानीय विधायक है वो घर पर बैठ गए हैं जब से ये मंत्री पद से हटे हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इस घमंड में चूर है कि मोदी जी मेरी पीठ थपथपा रहे हैं, उनको बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। एक बार इस सड़क पर सरकार का जो रवैया है उससे तो लगता है कि सरकार इसी तरह से आगे और दुर्घटनाएं होती रहे। सरकार का मंशा ऐसे ही है, नहीं तो सरकार ये 5वां हफ्ता हम बैठ रहे हैं, 1 महीना से ऊपर हो गया है, तो सरकार की ओर से अभी तक कोई बात नहीं आई, प्रशासन की ओर से कोई बात नहीं आई, स्थानीय विधायक की ओर से कोई हमें बात नहीं मिली, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया है। अभी मान लीजिए हम आज 5वां हफ्ता है, अभी आप ही लोगों ने कवर किया है, अभी जो ये दुर्घटना हो गई है, मौत हो गई है, एक परिवार का जो है व्यक्ति छिन गया उनके परिवार से, बहुत दुखद और दर्दनाक मौत हो गई है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि स्थानीय विधायक, सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है और वो बिल्कुल उदासीन है
और उनके प्रति, जनता के प्रति किस वास्तविक जिम्मेदारी इस तत्कालीन सरकार है, क्योंकि इस तत्कालीन सरकार को अगर पुरानी जांच करवाने जांच करवा के रिपोर्ट अभी तक पेश कर देनी चाहिए थी। इनका मनसा नहीं है कि यहाँ पर जो दिनेशपुर क्षेत्र में, इनको मालूम है इस क्षेत्र में जनता को चाहे मरे कटे कुछ भी करे वोट बीजेपी को देगा। ये मिथ्या कहीं ना कहीं टूटनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका जो सांसद है, यहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं, कई परिवार मर रहे हैं, कई परिवारों के बच्चे उजड़ गए, पिता उजड़ गए, कहीं के सुहाग उजड़ गए इस रस्ते के ऊपर, और सांसद यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। 5 सालों तक किसी भी तरीके से कोई काम नहीं किया और रोड की व्यवस्था करने के लिए सुधार नहीं। जब G20 का मीटिंग चली थी तब यहाँ पर बहुत इन लोगों ने दिखाया, दुकानें तोड़ दी, घरें तोड़ दी, मगर एक सड़क बनाने के लिए ये धरने पर बैठे, और कई धरने इससे पहले भी हो चुके हैं, मगर इनके कोई सुध नहीं लेते। रोड बना देते, डामरीकरण कर देते, फिर वो 4 दिन बाद गड्ढा। वही स्थिति है यहाँ पर, ना सांसद का सुनवाई है, ना विधायक का सुनवाई है, और खासतौर विधायक और सांसद तो ऐसे हो गए यहाँ अंधे हो गए। यहाँ पर बिल्कुल उनकी सुनवाई नहीं है। ऐसा होता कह सकते अंधे और बहरे, आप कुछ भी बोल लो, इनको कुछ भी कर लो, इनको सुनना नहीं है। मगर अब इनको समझना पड़ेगा, मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत परिवार उजाड़ लिए सांसद और विधायक ने। अगर आने वाले टाइम में 1 माह का समय दिया जा रहा है, 1 माह के अंदर ये अगर इसको सुध नहीं लेते। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून के सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में संजीवनी दिवाली फेस्ट का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया गया। उत्तराखंड सिविल सर्विसेज में कार्यरत सभी अधिकारियों की पत्नियों द्वारा इस आयोजन को किया जाता है, जिसमें कई IAS, PCS अधिकारी की धर्मपत्नियां शामिल रहीं। संजीवनी कार्यक्रम की आयोजनकर्ता रश्मि आनंद वर्धन ने बताया कि संजीवनी दिवाली फेस्ट कई सालों से हर बार सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में लगता आ रहा है और यहाँ पर कई महिलाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए इंस्टीट्यूट मंच प्रदान करता है। इस दौरान तरह तरह के स्टॉल महिलाएं लगाती हैं, जिसमें कपड़े, ज्वेलरी, क्रॉकरी, फूड आइटम्स से संबंधित सामान मिलता है और इससे जो आय प्राप्त होती है उस आय को प्रदेश के जन कल्याणकारी कार्यों में लगाया जाता है। संजीवनी दिवाली फेस्ट का आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम में CS डॉक्टर संधू की पत्नी और संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर हरलीन कौर संधू, ACS आनंद वर्धन की पत्नी और संस्था की सचिव रश्मि वर्धन समेत अनुराधा जैन, सुनीता सुभाष कुमार सहित कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। दिवाली फेस्ट का जो है संजीवनी आयोजन कर रहा है, कौन सा यह आयोजन है और कितने तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है? दिवाली फेस्ट आयोजन ये हम पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। यहाँ हमारे लोकल आर्टिजन्स को प्रमोट करने के लिए, फीमेल जो हमारे वेंडर्स हैं जो अपना घर से करते हैं, और उनको और बढ़ावा देने के लिए हमने उनको नॉमिनल प्लेटफॉर्म हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहर के लोगों ने भी खुद ही अप्रोच किया और वो बाहर से भी कुछ लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाया है। हरियाणा, गुड़गांव, राजस्थान, वहाँ से भी कुछ लोग आए हैं। यहाँ से जो आय प्राप्त होती है उस आय, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि यहाँ के लोगों को जितना हम हेल्प कर सकते हैं, जो भी हमें अप्रोच करे, जो भी हमसे मदद मांगे, हम उसको जरूर कर पाएँ, उसे मना ना करें। तो हमारे पास जब थोड़ी बहुत फंड इकट्ठी हो जाती है इसी इवेंट से, तो हम उनके लिए कर पाते हैं। ये वो सारा कार्य हम लोग उत्तराखंड के जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनकी भलाई के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं, उसी में इस्तेमाल किया जाता है। जगह-जगह कैंप लगाते हैं हम हाँ हेल्थ कैंप के हमारा हेल्थ कैंप भी लगता है। हेल्थ कैंप के अंतर्गत इस बार हम लोगों ने एक ब्लाइंड NIVH के अंतर्गत NHM के अंतर्गत NIVH के थ्रू हम लोग एक ब्लाइंड कैंप लगाते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी पूरे स्टेट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, बट हमने देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, बागेश्वर, चंपावत, अभी तक हम लोगों ने इन्हीं जगह पे ही ये किया है, पर कोशिश है हमारी कि जितने भी हमारे जिले हैं उत्तराखंड के उन सभी को कवर करें। आप कौन सी बार यहाँ पे प्रतिभाग करने आए हैं? मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह का जो है आप यहाँ पे कर रही है, जो आपका स्टॉल है? मेरा प्योर्स का स्टॉल है, प्योर टसल्स, कलमकारी, रियल पाटन पटोलास, पैटनीज एंड प्योर में ही मेरे सूट्स हैं। क्या रेस्पॉन्स आ रहा है? मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पीपल आर लाइकिंग व्हाट आई एम सेलिंग एंड आई एम लविंग दैट। फिलहाल मेरे साथ अपनो उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।